जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जब बात भारत तक थी रशिया के प्रोजेक्ट की, रूस से लेकर भारत तक बनने वाला था रेल रूट, तो फिर अचानक से कैसे भारत को धोखा दे गया दोस्तों भारत का बेहतरीन दोस्त व्लादिमीर पुतिन। आसिम मुनीर से मिलाया हाथ, पर पाकिस्तान से क्या ही है उसको फायदा, क्या पाकिस्तान लेगा और क्या उसको देगा। दोस्तों बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर, कैसे भारत को धोखा देकर रशिया से पाकिस्तान तक दौड़ेगी डायरेक्ट मालगाड़ी। मॉस्को कराची प्रोजेक्ट पर रूस का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे रशिया से भारत वाले प्रोजेक्ट पर आखिर कौन सा ग्रहण लगा और क्यों रशिया भारत वाले इस प्रोजेक्ट को छोड़कर दोस्तों क्यों पाकिस्तान से जा रहा है जुड़ने। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, आखिरकार पाकिस्तानी आर्मी ने एलएसी पर क्यों तैनात कर दी 400 तोपें। भारतीय सेना के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को धो डाला, बड़ा दावा। दोस्तों बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले बताएंगे, जहां भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत के दौरान दोनों तरफ से सेना अधिकारियों के बीच तीखी बहसबाजी होने का दावा किया गया है इस मुद्दे पर। वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे तीन पड़ोसी देश सार्क पर फिर भी भारत हुआ अड़िग। वहीं सबसे बड़ी शॉकिंग जानकारी बताएंगे, क्या भारत नेपाल सीमा का सबसे बड़ा दस्तावेज हुआ गायब। नेपाली विदेश मंत्री का चौंका देने वाला बयान, लिपुलेख विवाद के नहीं है सबूत। दोस्तों क्या है इस जानकारी के मायने, आपको एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट हमेशा की तरह बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि कोई कितना भी बड़ा या घनिष्ठ दोस्त क्यों ना हो, अपने आप को हमेशा से आत्मनिर्भर बनाकर रखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत के दौरान दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों के बीच तीखी बहसबाजी होने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी मेजर आदिल रजा ने दावा किया है कि डीजीएम स्तर पर हुई बातचीत के दौरान भारतीय डीजीएमओस ने पाकिस्तानी अधिकारी से एलएसी पर करीब 400 तोपें भेजने की वजह पूछा। रिपोर्ट्स में 250 चीनी मूल के SH-15 तोप भेजे जाने का दावा है। इस पर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने पहले रूटीन तैनाती बताया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि एहतियात बरतने के लिए तोपों की तैनाती की गई है। हालांकि दोस्तों हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन मेजर आदिल रजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ऐसी बातचीत होने का दावा किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से करीब एक हफ्ते भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ के बीच बातचीत होती है ताकि तनाव को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ अभी काजिब अब्दुल्ला हैं, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी है। वहीं भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेढ़ारकर हैं। मेजर आदिल रजा ने दावा किया कि भारतीय डीजीएमओ ने जब जोर देकर तोपों की तैनाती पर सवाल पूछा तो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि पीओके में भारत अशांति फैला रहा है और JKLF का खतरा है, इसीलिए एहतियातन तोपों की तैनाती की गई है। इस पर भारतीय अधिकारी ने कहा कि आप किसी को बेवकूफ मत समझिए, भारत पीओके में कोई अशांति नहीं फैला रहा है और ये आपके ही लोग हैं। दोस्तों मेजर आदिल रजा ने कहा कि भारतीय डीजीएमओ ने सख्ती से पाकिस्तानी अधिकारी से कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप लोगों का ही किया धरा है और इसके आप ही लोग जिम्मेदार है। भारत पर बेवजह आरोप मढ़ना बंद करिए और ये बताइए कि एलएसी पर तोप क्यों भेजे गए। आदिल रजा ने कहा कि भारतीय डीजीएमओ ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आपने तोपों की तैनाती कहाँ किया उसकी पूरी डिटेल भेज देना। दोस्तों अगर मुद्दे की बात करें कि ऐसा क्यों किया होगा पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों का खुद ये मानना है कि भारत का कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन में कोई हाथ नहीं है और अगर हाथ रहता तो स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारियों ने माना है कि अगर रेफरेंडम होता है तो पीओके के नागरिक भारत के साथ जाने का विकल्प चुनेंगे। ऐसे में दोस्तों पीओके में हुए बवाल के बीच पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है कि इसमें भारत का हाथ है और यही वजह है कि सीमा पर इन तोपों की तैनाती की गई होगी ताकि पीओके हाथ से निकलता देख पाकिस्तान इन तोपों के माध्यम से लड़ाई को जारी रखेगा और चीजों को कंट्रोल करेगा। पाकिस्तानी मिलिट्री
मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि अगर वाकई भारत हथियारों के साथ कश्मीरी प्रदर्शनकारियों की मदद करना शुरू कर दे तो हालात पाकिस्तानी सेना के हाथ से निकल सकते हैं, स्थिति भयावह हो सकती है और पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाएगी, कश्मीर तक पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। इंटेलिजेंस अधिकारियों के बीच GHQ में चर्चा की गई है कि हालात अगर और बिगड़ जाते हैं तो कश्मीर पके फल की तरह भारत के झोली में जा गिरेगा। वहां के लोग भारत से मदद मांगेंगे और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा और भारत की स्थिति कश्मीर को लेकर काफी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? और जिस प्रकार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और भारत से डरकर जैसे उसने ये तोपों को तैनात किया है सीमा पर, अगर आप भी मानते हैं कि अगर भारत से पाकिस्तान का डर कुछ ऐसा है तो उसका डर अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है वहीं कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा और डर अच्छा है लिखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, बता दें, भारत के जिगरी यार ने क्या भारत को दिया धोखा, आसिम मुनीर से मिलाया हाथ। रशिया से पाकिस्तान तक दौड़ेगी डायरेक्ट माल गाड़ी। दोस्तों, मॉस्को कराची प्रोजेक्ट पर रूसी राजदूत का सबसे बड़ा ऐलान। बता दें, रूस और पाकिस्तान मॉस्को से फैसलाबाद तथा मॉस्को से कराची तक माल ढुलाई वाले रेल मार्ग शुरू करने पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, रूसी राजदूत अल्बर्ट पी खोरेव ने 8 अगस्त 2026 को रूसी अखबार इजवेस्टिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है, जिसका ट्वीट आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों, दोनों दिशाओं में ये पायलट फ्रेट रूट चलाने की योजना है, जिसमें बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना तलाशी जा रही है। जी हां, साल 2025-26 की शुरुआत में जियोपॉलिटिकल तनावों की वजह से यह परियोजना कई बार टल चुकी है। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और रूट पर स्थित देशों की इच्छुक कंपनियों की पहचान का काम चल रहा है। ये कदम रशिया की अपनी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हॉर्मुज से बॉस्फोरस जैसे समुद्री चौक पॉइंट्स पर बढ़ते जोखिमों के बीच मॉस्को अब वैकल्पिक रूट तलाश रहा है। रशिया जो है वो इस और इसलिए और भी झुक रहा है क्योंकि कराची बंदरगाह हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देता है और इससे रूसी सामान को समुद्री मार्गों के जोखिम से बचाकर पहुंचाया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ सहयोग रशिया का रणनीतिक सहयोग भले ही ना हो, लेकिन व्यवहारिक फायदा है। ये तेज, सस्ता और सुरक्षित माल परिवहन का रास्ता है, जबकि अपना भारत उसका सदाबहार दोस्त है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को छोड़ आखिरकार क्यों पाकिस्तान का हाथ थामा रशिया ने? आखिर क्या ही मिल पाएगा पाकिस्तान से? तो आपको बता दें, भारत और रशिया लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दोनों देश ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग करते हैं। रशिया ने भारतीय महासागर तक रेल मार्ग की भी बात की है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचने का प्रस्ताव शामिल था। इस व्यापक योजना में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मनाना पड़ता। दोस्तों, काबुल की सुरक्षा स्थिति और भारत पाकिस्तान तनाव इसे और मुश्किल बना देते हैं। वहीं मॉस्को, कराची और मॉस्को से फैसलाबाद मार्ग में अफगानिस्तान शामिल नहीं है। ऐसे में ये ज्यादा व्यवहारिक और कम जोखिम वाला विकल्प लगता है। ऐसे में ये एक व्यवहारिक फैसला लगता है। रशिया भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए भी अपने हितों के लिए पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चौक पॉइंट्स की समस्या से निपटने के लिए मॉस्को जो है वो कम जोखिम वाले रास्ते चुन रहा है। पाकिस्तान के बंदरगाह रशिया को अरब सागर तक पहुंच देते हैं, जो ऊर्जा और माल निर्यात आयात के लिए उपयोगी है। अगर हम आपको इस सवाल का एक लाइन में जवाब दें तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि दोस्ती नहीं बल्कि धंधा करना चाहता है रशिया। जी हां, यह प्रोजेक्ट उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC से जुड़ा हो सकता है, जिसमें ईरान का ट्रांजिट भी शामिल हो सकता है। जी हां, खोरेव के बयान से साफ है कि फोकस पाकिस्तान के साथ दो पक्ष की माल ढुलाई पर है। भारत के लिए यह संकेत है कि रूस अपने आर्थिक और लॉजिस्टिक्स हितों को प्राथमिकता दे रहा है। दोस्ती बरकरार रखते हुए भी मॉस्को जो है वो वैकल्पिक साझेदार तलाशेगा। जी हां, भारत को अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार बंदरगाह और INSTC के अन्य हिस्सों को तेज करना होगा। साथ ही सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ सहयोग गहरा करना चाहिए ताकि रशिया से भारत सीधे संपर्क के विकल्प मजबूत रहें। पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर यह आर्थिक राहत और व्यापार बढ़ाने का मौका है। रूसी सामान कराची या फैसलाबाद पहुंचने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था में वो रशिया से लेगा क्या और देगा क्या, क्योंकि व्यापार एक तरफा नहीं चलता। उसके लिए दोनों हाथ तैयार होने चाहिए।
अगर आप कोई चीज खरीदोगे तो आपको उसके लिए उसके बदले कुछ देना होगा, जो कि पाकिस्तान के पास ना तो खरीदने की औकात है ना देने की। भारत और पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार और रशिया के साथ व्यापार में बहुत बड़ा भारी अंतर है। ये अंतर दोनों देशों की आर्थिक शक्ति, विकास दर और वैश्विक व्यापार में भूमिका को साफ साफ दिखाता है। अगर पहला कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान और रशिया के बीच व्यापार बहुत छोटा है। साल 2025 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 1 से 1.3 अरब डॉलर के आसपास रहा। कुछ रिपोर्ट्स में आयात घटकर 150 मिलियन डॉलर के आसपास भी दिखाया गया है। वहीं दूसरे डिफरेंस की बात करें तो कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, चावल, कुछ फार्मास्यूटिकल्स और अन्य सामान है। ऊर्जा और बड़े पैमाने के औद्योगिक सामान का व्यापार सीमित है। वहीं आयात की बात करें तो गेहूं, कोयला, उर्वरक, कृषि और औद्योगिक सामान पाकिस्तान लेता है, जबकि रशिया को प्रमुख निर्यात दवाइयां, केमिकल, मशीनरी, स्टील, समुद्री उत्पाद, चावल, कपड़ा, फल, सब्जियां, चमड़ा और खाद्य उत्पाद, ये मात्रा अभी बहुत कम है। वहीं इसके विपरीत भारत का रशिया के साथ व्यापार पाकिस्तान से दर्जनों गुना बड़ा है। दोस्तों, भारत ने 2024-25 में रशिया से लगभग 63.8 अरब डॉलर का आयात किया, जिसमें रूसी कच्चे तेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके मुकाबले भारत का रशिया को निर्यात करीब 4.9 अरब डॉलर ही रहा। वहीं भारत और रशिया का संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग का लंबा इतिहास है। रशिया भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में रहा है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि भारत को छोड़ क्यों थामा पाकिस्तान का हाथ रशिया ने, जब अभी कुछ ही समय से ये बातें चल रही थी कि डायरेक्ट ऐसा रूट बनाया जाएगा जो सीधा रशिया से भारत तक जाएगा। लेकिन इस रूट में परेशानी को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त को भूल गए दोस्त, और उन्होंने ये विचार किया कि जहां से हमको आसानी होगी हम वो रूट को फॉलो करेंगे, चाहे भारत तक चीजें पहुंचे ना पहुंचे। पाकिस्तान तक ही ये रूट को एक्सटेंड करना पड़े तो पाकिस्तान तक ही इस रूट को एक्सटेंड करेंगे। हम देखेंगे कि आसानी कहां तक होती है। ऐसे में अगर हम आपसे ये पूछे दोस्तों इस खबर को बताने के बाद कि क्या वाकई में भारत के जिगरी यार को धोखा दिया है रशिया ने, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? इस जानकारी को सुनने के बाद, समझने के बाद, विचार करने के बाद जवाब दीजिएगा कमेंट में। आपको क्या लगता है आखिर इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन का क्या मंसूबा हो सकता है? लेकिन दोस्तों जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा जो भी खबर को देख रहे हैं। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे 3 पड़ोसी देश, फिर भी सार्क पर अड़िग है अपना भारत। दोस्तों, मालदीव अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क को फिर से शुरू करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके सारे दांव जो है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने 26 जुलाई को कहा था कि उनका देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बैठकों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए तैयार है। इसकी पिछली बैठक 12 साल पहले हुई थी। इस समूह को एक अहम क्षेत्रीय संगठन बताते हुए मुइजू ने कहा था कि इलाके में शांति और स्थिरता के लिए इसे फिर से शुरू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सार्क सदस्य देशों को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए मालदीव मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। पाकिस्तान लगातार सार्क को जिंदा करने का प्रयास कर रहा है और इससे वो देश की अर्थव्यवस्था सुधारना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। इसके अलावा बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार ने पिछले महीने इसी तरह की अपील की थी और कहा था कि इस गुट को फिर से सक्रिय करना विदेश नीति की एक मुख्य प्राथमिकता है। ढाका का तर्क था कि सार्क को फिर से सक्रिय करने से आर्थिक संभावनाओं का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सीमा पार की साझा चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सार्क में भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद हरकतों की वजह से भारत ने सार्क की बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया था और इसके बाद सार्क भी नेपथ्य में चला गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में ढाका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर शफी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि सार्क को फिर से शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट भारत और पाकिस्तान के बीच बना गतिरोध है। उन्होंने कहा कि इसे सार्थक रूप से फिर से शुरू करने के लिए दोनों देशों को फिर से जुड़ने में रणनीतिक फायदे नजर आने चाहिए। फिलहाल भारत के पास ऐसा करने के लिए सीमित राजनीतिक प्रोत्साहन ही दिखता है। शफी के मुताबिक नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत जोर देती है और इस्लामाबाद को सुरक्षा के लिए लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां मानती है। इसीलिए हालात सामान्य करने की दिशा में नीति में कोई बड़ा बदलाव करने से घरेलू राजनीति में नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे निकट भविष्य में सार्क के फिर से शुरू होने की संभावना कम ही है। दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि क्या भारत को सार्क के लिए हाँ कहना चाहिए बिना पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म किए, क्योंकि जब भारत का कोई फायदा ही नहीं है पाकिस्तान से, तो फिर क्यों ही इसके लिए आगे बढ़ना। वैसे भी
भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि सार्क गठबंधन में बाकी सारे देश भी जुड़े हुए हैं। अगर भारत पाकिस्तान की वजह से इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, सार्क को दोबारा से एक्टिव नहीं करने दे रहा है, तो इससे ये होगा दोस्तों कि बाकी जो देश हैं सार्क के, भारत पाकिस्तान को छोड़कर, वो सारे देश पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि भैया तेरे वजह से ही भारत जो है वो सार्क को दोबारा से एक्टिवेट नहीं करना चाह रहा है, इसीलिए तू अब आतंकवादियों पर एक्शन ले, आतंकवाद को खत्म कर, ताकि हम सभी फिर से दोबारा से सार्क को एक्टिवेट कर सके। वाकई में दोस्तों भारत की विदेश नीति और कूटनीति तो माननी ही पड़ेगी। आपको क्या लगता है, जवाब दीजिएगा इस सवाल का दोस्तों, वहीं आपको बता दें क्या वाकई में भारत नेपाल सीमा का सबसे बड़ा दस्तावेज हुआ गायब। नेपाली विदेश मंत्री का चौंकाने वाला बयान दोस्तों, कहा लिपुलेख विवाद के नहीं है सबूत। जी हां, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि 1816 की वो मूल सुगौली संधि नहीं मिल रही है जिसने ब्रिटिश भारत के साथ उसकी सीमा तय की थी। उनका ये बयान उस वक्त आया है जब नेपाल लगातार काला पानी और लिपुलेख को लेकर दावे पर दावे कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने पिछले दिनों सुगौली संधि का जिक्र करते हुए ब्रिटेन से दस्तावेज मंगवाने की बात कही थी। अब विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि यह साफ नहीं है कि नेपाल के पास ब्रिटेन के साथ हुई संधि की आधिकारिक कॉपी है या नहीं है। जी हां दोस्तों, नेपाली संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में निष्कल राय के सवाल का जवाब देते हुए खनाल ने कहा कि नेपाल सरकार के पास इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि हमारे पास संधि के आधिकारिक दस्तावेज हैं या नहीं है। ऐसे रिकॉर्ड है जिनसे पता चलता है कि कुछ संधियों से जुड़े दस्तावेज नेशनल आर्काइव्स में रखे गए हैं, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या वे असल आधिकारिक संधियां हैं। हालांकि नेपाली विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि नेपाल के पास 1816 की संधि और 1950 की संधियों से जुड़े दस्तावेज मौजूद है। इस संधि ने नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच सीमा तय करने का आधार बनाया था। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में जब नेपाल भारत संबंधों पर एमिनेंट पर्संस ग्रुप्स ने 1950 की शांति और मित्रता संधि की समीक्षा या उसे बदलने पर चर्चा शुरू की, तो नेपाली पक्ष ने उस मूल दस्तावेज को खोजने की कोशिश की थी। इस दस्तावेज पर तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री मोहन शमशेर और नेपाल में भारत के राजदूत चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्हें वो मूल दस्तावेज नहीं मिले। क्या अब इसी चीज का डर लग रहा है नेपाल को कि जब हमारे पास सबूत ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि कितना क्षेत्र हमारा है बॉर्डर पर, ऐसे में नेपालियों को अब लग सकता है कि भारत उसका गलत फायदा उठा लेगा, जबकि भारत को पता है कि ना मैं 1 इंच किसी का लूंगा ना अपना 1 इंच किसी को दूंगा। लेकिन फिर भी दोस्तों नेपाल इनसिक्योर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें पीओके में ब्रिटिश नागरिक की गोली लगने से हुई मौत, मुनीर आर्मी के खौफ में परिवार दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों का असर वहां से पारिवारिक रिश्ते रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर भी पड़ा है। एक ब्रिटिश नागरिक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा 2 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है। वे प्रदर्शनों का हिस्सा भी नहीं थे और कोई नारेबाजी भी नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको मार दिया गया और जेल में बंद कर दिया। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले मामले में पीटर बोरो के 50 वर्षीय मोहम्मद अख्तर की 9 जून को कोटली में मौत हो गई। दूसरे मामले में नारटिंगम के 38 वर्षीय वकास आरिफ को 5 जून के बाद मीरपुर में हिरासत में ले लिया गया और परिवार का कहना है कि वो किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं था। परिवारों ने कहा कि दोनों मामलों में डर और बंदिशों की वजह से राह आसान नहीं रही। दोस्तों, इन ब्रिटिश नागरिकों के साथ अत्याचार किया है पाकिस्तान की सेना ने, जहां पर लगातार ब्रिटिश में पीओके में हो रहे बवाल के बीच आवाज उठाई जा रही है। लगातार ब्रिटेन ने भी पीओके में हो रहे बवाल पर पाकिस्तान की सरकार को डांट लगाई है और लगातार शहबाज को चेतावनियां दी है कि वो इन बवाल को बंद करे, इन प्रदर्शन को बंद करे और इनकी बात माने। अब ऐसे में दोस्तों ब्रिटिश नागरिकों की मौत के बाद अब देखना ये होगा कि ब्रिटिश की सरकार क्या एक्शन लेती है पाकिस्तान पर। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों, बता दें कि साथ में जानकारी ये भी आ रही है कि 13 अगस्त को जाक करेगा बड़ा खुलासा। पीओजेके में बिग अनाउंसमेंट की तैयारी दोस्तों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अकील ने दावा किया है कि इलाके में चल रहा आंदोलन जारी रहेगा और जाक के 13 अगस्त को एक बड़ी घोषणा करने की उम्मीद है, जिसे उन्होंने एक बड़ी घोषणा बताया जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। अकील ने यह आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों की गतिविधियां लोगों में डर पैदा करने के मकसद से की जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि इलाके में कभी कभी ड्रोन देखे गए और आरोप लगाया गया कि रात करीब 9 बजे फायरिंग शुरू हुई जो सुबह तक चलती रही। अकील के अनुसार कभी कभी मस्जिदों से भी घोषणाएं की जाती थी कि जिनमें लोगों से टीक चौक खाली करने को कहा जाता था। इन सब के बावजूद उन्होंने दावा किया कि लोग डटे रहे और टीक चौक पर ही बने रहे। अकील ने कहा कि लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे और अगर समस्याएं हल नहीं हुई तो वे अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे।
करेंगे। देखते हैं दोस्तों 13 अगस्त को कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट होती है पीओके में, जाग नेताओं के द्वारा। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय? लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो वह सब फेसबुक या एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर किसी को पता चल सके कि भारत का बेहतरीन दोस्त रशिया भी कहीं ना कहीं अब अपना इंटरेस्ट देखने लगा है। तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।